Hello student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की 4th यूनिट गवर्नमेंट बजट के टॉपिक बजट रिसिप्ट पर डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स आर देयर, फर्स्ट बजट रिसिप्ट एंड सेकेंड budget expenditure. Budget receipt and budget expenditure are two components of the government budget. Budget receipt में हम revenue receipt and capital receipt पढ़ते हैं। एज पर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 1 मार्क्स के लिए जब क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, अब 6 मार्क्स के लिए तो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब ये यूनिट टोटल 6 मार्क्स की रह गई है। इसलिए एक 4 मार्क्स का पूछा जाता है और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वाला टॉपिक जिससे हम आज डिस्कस करेंगे बजट रिसिप्ट पर, इस पर लगातार 3 साल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड ने फ्रेम किए हैं। जैसे उसने टैक्स रिसिप्ट पूछ लिया, नॉन टैक्स रिसिप्ट का एग्जाम्पल पूछ लिया, कभी कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल पूछ लिया, कभी इसी टाइप से 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन टैक्स के डेफिनेशन पूछ ली। इस ढंग से वो 1 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन इससे फ्रेम करता है। और अगर वो डिफरेंस में पूछेगा तो 4 और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ज़्यादातर 4 मार्क्स ही का इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, इस टाइप से पूछ लेगा। और कई बार क्वेश्चन देता है, गिव रीजन वाला क्वेश्चन देता है, और ये कुछ नाम दे देता है रेवेन्यू रिसिप्ट के और कुछ नाम दे देता है कैपिटल रिसिप्ट के, कुछ आइटम्स, सॉरी नाम नहीं, कुछ आइटम्स रेवेन्यू रिसिप्ट के दे देता है, कुछ आइटम कैपिटल रिसिप्ट के लिए दे देता है। और ये कहता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन कैपिटल रिसिप्ट है और कौन रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो इस ढंग से हम इस यूनिट को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम बजट का जो कंपोनेंट है, 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज बजट, और फिर साथ में पूछा गया था एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ द बजट। तो बजट की डेफिनेशन तो हमने पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। अब यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ बजट की जब बात आती है तो 2 टाइप्स के कंपोनेंट हैं। पहला हम ये पार्ट 3 जो पढ़ रहे हैं, पहला कंपोनेंट उसी में पढ़ रहे हैं, वो बजट रिसिप्ट है। और दूसरा जो कंपोनेंट पढ़ेंगे वो पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पार्ट 4 बजट एक्सपेंडिचर का होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आप इसके लिए अब आई थिंक आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले बजट रिसिप्ट में, बजट रिसिप्ट की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट की कई बार डेफिनेशन पूछ रखी, कई बार कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए भी पूछ रखी, और जो 3-4 मार्क्स में आता है उनके बैकग्राउंड में भी इस चीज़ को पूछ लेता है बेसिक में, और आगे जा करके बोलता है इसे एक्सप्लेन करो। तो बजट रिसिप्ट refers to estimated money receipt of the government for all sources during the fiscal year। एक फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट जो रिसीप्ट करती है अपने डिफरेंट सोर्सेज से। तो जो डिफरेंट सोर्स गवर्नमेंट के होते हैं वो 2 ही सोर्स होते हैं, एक रेवेन्यू सोर्स होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट का सोर्स होता है, और एक कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स होता है। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट के डिफरेंट सोर्स हैं, उनसे एक फिजिकल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गवर्नमेंट का अर्न होता है, जो भी इनकम आती है, उसे हम बजट रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। बजट रिसिप्ट 2 टाइप का, 2 पार्ट होते हैं बजट रिसिप्ट के। पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। तो चलिए इन्हें समझ लेते हैं। पहले रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो इसकी डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन में इसके फीचर्स भी हैं। तो अगर हम डिफरेंस कर रहे होंगे तो अगर हमें डेफिनेशन याद हो गई तो हमें 3 पॉइंट याद हो जाएंगे, 2 तो इससे फीचर्स निकलेंगे और एक इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इस टाइप से हमें ये
एक ही डेफिनेशन याद करने से हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो डेफिनेशन समझ लीजिए, रेवेन्यू रिसीप्ट आर रिसीप्ट्स दैट neither create any liabilities nor reduce any assets for the government। बस इतना है, दो चीजें याद रखनी है। जो हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट है उसमें नाइदर नॉर है, और जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें ईदर और है। तो नीदर नॉर, ईदर और, तो नाइदर नॉर, आइदर और, ये चीजें अगर हमने याद रख ली तो हमें रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन याद हो जाएगी। और नाइदर नॉर में रेवेन्यू रिसिप्ट, आइदर और में कैपिटल रिसिप्ट। अब नाइदर नॉर, नाइदर वो कह रहा है कि जो हमें रिसीप्ट हो रहा, मीन्स जो गवर्नमेंट को रिसीप्ट हो रहा है उससे कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की नहीं बढ़ रही है। नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। जैसे टैक्स हैं, नॉन टैक्स हैं, इनको गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट का कोई भी बर्डन नहीं बढ़ता, कोई भी लाइबिलिटीज नहीं बढ़ रही है। लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देने से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज नहीं बढ़ती है, और न ही गवर्नमेंट की एसेट्स कम होती है, नॉर रिड्यूस एसेट्स। बस इतनी ही है, नाइदर नॉर, नेदर, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटीज नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये हो गया। तो अब इसके जो दो डेफिनेशन हो गई, नाइदर नॉर हो गया, और यही फीचर भी हो जाएंगे तो 1 मार्क्स के डेफिनेशन हो गए, 2 इसके फीचर्स हो गए, 3 मार्क्स हो गई, और एक हम इसके एग्जाम्पल ले लेंगे तो 4 मार्क्स हमारी बन जाती है। तो हमने एग्जाम्पल क्या लेंगे, जिससे गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटीज नहीं बढ़ती है और न ही एसेट्स कम होती है। वो ऐसी चीज क्या हो सकती है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हमारे सारे टाइप के टैक्सेस आ जाते हैं। नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट जो आती हैं, ये किसी भी टाइप से जो लाइबिलिटीज होती है गवर्नमेंट की वो नहीं बढ़ाती है और न ही इसकी एसेट्स को कम करता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल इसके, और जो टैक्स एंड नॉन टैक्स में क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास इसके आएंगे। ये हम जब हम इसके फीचर पढ़ेंगे, फीचर के बाद इसके एग्जाम्पल भी हम डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से 4 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, क्यों। तो रीजन में तो यही हो जाएगा, अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है, एसेट्स कम हो रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट होगा। और अगर लाइबिलिटीज भी नहीं बढ़ रही, नाइदर इंक्रीज लाइबिलिटीज नॉर रिडक्शन ऑफ एसेट्स, अगर ऐसा है तो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। तो पहला जो फीचर है रेवेन्यू रिसिप्ट का, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी क्रॉसपॉन्डिंग लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट, जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा था आप लोगों से कि कोई भी गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को इंक्रीज नहीं करता है, इसी को हमने नाइदर बोला था। कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की इससे नहीं बढ़ रही है। These receipts do not create any corresponding liabilities for the government। और सेकंड उसी से ले लिया था हमने नॉर, these receipts do not causes any reduction in assets of the government। न तो गवर्नमेंट का कोई एसेट्स रिडक्शन होता है इनसे, ऐसे रिसिप्ट से, और न ही लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। अब हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे टैक्स है, टैक्स रिसिप्ट है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है। स्पेशली हम जीएसटी और इनकम टैक्स इनको ब्रॉडर वे में पढ़ लेते हैं। तो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सारे टैक्स रिसिप्ट के हमारे पार्ट हो जाते हैं। और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। 2019 में पूछा था कि कोई एक एग्जांपल दीजिए नॉन टैक्स रिसिप्ट का, और 2018 में पूछ रखा था फी
कौन सा रिसिप्ट है, टैक्स रिसिप्ट, फी इज टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, इस टाइप से पूछ रखा था, ऑब्लिक करके पूछ रखा था कि फी कौन सा रिसिप्ट है। तो फी, फाइन, ग्रांट्स, डोनेशन, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्रेन्योर, ये सारी इंटरप्राइजेज, ये सारी चीजें नॉन टैक्स रिसिप्ट होती हैं। तो टैक्स रिसिप्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब ज्यादातर टैक्स जीएसटी में शामिल हो गए। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ज्यादातर जो टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो जितने भी थे वो सारे जीएसटी में आ गए हैं, जीएसटी में ही उनको शामिल कर लिया गया है, वन टैक्स वन नेशन के नाम से, इसीलिए जीएसटी को जाना जाता है। तो ये हमारे पास टैक्स रिसिप्ट हो गए, इनसे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज नहीं इंक्रीज हो रही है, और न ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही है। नॉन टैक्स में फी, फाइन्स, फी है, फाइन है, जैसे हम स्कूल में फी देते हैं, अगर हम कोई ऐसा इलीगल वर्क करते हैं तो फाइन दे देते हैं, जैसे हम मास्क नहीं लगा रहे हैं सपोज कर लीजिए, या रेड लाइट को पार कर रहे हैं, जिस समय रेड है, लाइट हो रखी है, उस समय हम चौराहे को पार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें फाइन के लिए वो करती हैं। या स्कूल में नहीं आ रहे हैं, वहाँ फाइन हो जाता है, कोई चीज़ टूट फूट जाती है, फाइन हो जाता है। तो फी, फाइन, ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स रिसीप्ट होती हैं। इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट की कोई भी न तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी और न ही एसेट्स कम होंगे। तो टैक्स रिसिप्ट इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड। क्यों नहीं लाइबिलिटीज बढ़ रही है? क्योंकि जो टैक्स रिसिप्ट होते हैं वो कंपल्सरी पेमेंट होते हैं, जो हाउस होल्ड के द्वारा और फर्म के द्वारा गवर्नमेंट को किए जाते हैं। तो व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट? टैक्स रिसिप्ट इज ए कंपल्सरी पेमेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट, तो हम क्या लिखेंगे? टैक्स रिसिप्ट क्या होता है? टैक्स रिसिप्ट इज ए कंपल्सरी पेमेंट। ये जो टैक्स रिसिप्ट हैं ये कंपल्सरी पेमेंट्स हैं, और ये टू द गवर्नमेंट बाई किसके द्वारा किया जाएगा? हाउस होल्ड एंड फर्म के द्वारा या इंटरप्राइजेस के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है कंपल्सरली गवर्नमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिसिप्ट। तो ये हमारे पास टैक्स रिसिप्ट हो जाता है। फिर हम इसी में आगे चलते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ टैक्स आते हैं। 1 मार्क्स के लिए कई बार इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो रखे हैं, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स से 3 मार्क्स के लिए भी 2018 में क्वेश्चन फ्रेम हो गया था कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स हम आगे पीछे भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उनमें भी डिस्कस हो चुका है, यहाँ फिर से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स होता है, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो टैक्स रिसीप्ट है, 3 टाइप के टैक्सों पर हम डिस्कस करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स, इंक्रीज टैक्स विद इंक्रीज इन इनकम। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी बड़ा होता जाएगा। जैसे इंडिया में है, यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स है, लेस देन 5 लैक्स के लिए अलग रेंज है, 5 लैक्स टू 10 लैक्स के लिए अलग रेंज है, 10 से ऊपर वालों के लिए अलग रेंज है, 1 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अलग सेस लगता है, और 2.5 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं है। तो क्या हो गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है, 5%, 10%, 20%, 30% एंड 1% सेस, इस टाइप से टैक्स इंक्रीज होता जाता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज सेड टू बी regressive when it causes greater real burden on the poor than rich। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन पुअर पर ज्यादा पड़ता है, रिच पर कम पड़ता है। सपोज कर लीजिए उसने कहा कि 10 लाख 10 लैक्स तक, 10 लैक्स तक, अप टू 10 लैक्स, अप टू
अप टू 10 lakhs, सपोज कर लीजिए वो कहता है कि 5000 टैक्स होगा, 5000 टैक्स होगा। सपोज टैक्स की ऐसी रेंज बनाई गई है कि अप टू 10 lakhs 5000, तो जिसका 1 लाख रुपए है वो भी 5000 दे रहा है, जिसका 5 लाख है वो भी 5000 रुपये दे रहा है, और जिसका 10 लाख है वो भी 5000 रुपये दे रहा है। तो टैक्स बर्डन सबसे कम इनकम वाले पर सबसे ज्यादा पड़ा, दे तो वो भी 5000 रहा है, लेकिन उसकी 10 टाइम कम है दूसरे से इनकम। 10 टाइम ज्यादा जिसकी है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और 10 टाइम कम जिसकी है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो ऐसे टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन रिच। तो ये हमारे पास प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स हो गया। दूसरा हमारे पास आता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स प्रोडक्शन के डिफरेंट जो लेवल स्टेजेज होती हैं, every stages of the production, it is difference between value of output and intermediate consumption। जितने भी लेवल बढ़ते जाते हैं प्रोडक्शन के, हर लेवल पर अगर टैक्स इम्पोज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स हर लेवल पर इम्पोज किया जाता है, और इसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में पहले चैप्टर में पढ़ा था। जो यूनिट हमारे पास इनकम एंड नेशनल इनकम वाली यूनिट थी, उसमें हमने इसे भी पढ़ा था। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या हम कहेंगे कि एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन टैक्स विल बी इम्पोज और कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जो नंबर पर, साइज पर, वेट पर जो टैक्स लिया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। ये भी बहुत कम पूछा जाता है। अब आ जाता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, तो डायरेक्ट टैक्स को समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इज लीगली इम्पोज। जिस पर लीगली इम्पोज किया गया है उसका पेमेंट भी वही करेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और इसकी फीचर क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन। अब इनकम टैक्स केवल वही आदमी देगा जिसकी इनकम पर टैक्स इम्पोज किया गया है, होम लीगली टू इम्पोज। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होगी? एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड partially or whole by another person। टैक्स इम्पोज वन पर्सन पर किया जा रहा है, उसको पे अनदर पर्सन कर रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने पेन परचेज की, तो टैक्स तो प्रोड्यूसर ने दे दिया, अब मैं पूरा का पूरा टैक्स जिस शॉप से मैं परचेज कर रहा हूँ उसके पास दे रहा हूँ एज ए जीएसटी और एज ए इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि उसका टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी उसने पे कर लिया। तो पे कोई और कर रहा है, प्रोडक्शन किसी ने किया, जिसने प्रोडक्शन किया टैक्स मैंने पे किया। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, पेन मैंने खरीदी तो टैक्स मैंने पे किया। तो थर्ड पार्टी, तीसरे पर लिया जा रहा है, जो अनदर पर्सन पर लिया जा रहा है, जिस पर लगता है उस पर नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस के लिए हो जाएगा। अगर डिफरेंस आएगा तो हमने सबसे पहले रेवेन्यू रिसीप्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर 2 फीचर लिखने हैं, फिर हमने एग्जाम्पल लिखना है, तो हमारा 4 नंबर के लिए हो जाता है। और अगर डिफरेंस पूछता है वो, तो डिफरेंस पूछेगा तो जो अब आगे हम कैपिटल रिसीप्ट पढ़ेंगे, कैपिटल रिसीप्ट में जो रेवेन्यू रिसीप्ट का ठीक उल्टा कैपिटल रिसीप्ट में होता है। कैपिटल रिसीप्ट में जहां हम यहाँ पर नाइदर नॉर पढ़ रहे थे, यहाँ पर इधर और पढ़ेंगे। यहाँ पर लाइबिलिटीज भी बढ़ेगी और एसेट्स भी कम होंगे। ऐसे रिसिप्ट जिनसे लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है और एसेट्स भी कम हो रहे हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है। तो कैपिटल रिसिप्ट
अभी हम रेवेन्यू रिसिप्ट समझ गए। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने पढ़ा नाइदर नॉर, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे ईदर और। ईदर और हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्योंकि ईदर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और रिडक्शन कॉजेज रिडक्शन ऑफ एसेट्स। एसेट्स भी रिडक्शन होंगी और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। ऐसी रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो डिफरेंस जो पूछा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल में पूछा जाता है। रेवेन्यू में मैंने आपको बता दिया नाइदर नॉर है, न तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है न एसेट्स कम हो रही है, और कैपिटल में एसेट्स भी कम हो रही है और लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट which either create liabilities for the government, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग, कर्ज लेते हैं तो लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। पैसा तो आएगा सरकार के पास लेकिन कर्ज से लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा। और कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स, इसके कारण एसेट्स भी कम हो सकते हैं, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने शेयर को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने शेयर को सेल कर लेता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज अगर लगातार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स अगर प्राइवेट सेक्टर में सेल हो जाते हैं तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इंडियन इकोनॉमिक्स में डिटेल से पढ़ाया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो प्रोडक्शन करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो अगर प्राइवेट सेक्टर में सेल कर ले जाएं, उनके एसेट्स को सेल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ती है, सॉरी एसेट्स कम होती है। तो अगर हम बोरोइंग करेंगे, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो उससे उसकी लाइबिलिटीज बढ़ती है, और अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी एसेट्स कम होती है। इसीलिए हम इसे ईदर और कह रहे हैं, और कॉजेज रिडक्शन इन इट्स एसेट्स। और पहले वाले में क्या था जब हम रेवेन्यू रिसीप्ट पढ़ रहे थे? रेवेन्यू रिसीप्ट में था नाइदर नॉर, न तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है टैक्स नॉन टैक्स से, और न ही एसेट्स कम हो रही हैं। लेकिन जैसे हम कैपिटल से ये डिफरेंस लिखने के लिए भी हो जाएगा, वहां पर इधर और था, वहां पर नाइदर नॉर था, कैपिटल रिसीप्ट में आइदर और है। द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स, इसमें दो फीचर्स इसके ये आ जाएंगे। दीज रिसीप्ट क्रिएट लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट, यही डेफिनेशन से आ गया। फॉर एग्जाम्पल लोन बाय द गवर्नमेंट आर लाइबिलिटीज। सेकेंड, these receipt causes reduction in assets of the government, for example money received government by the selling of share, जिसे मैं अभी डिसइन्वेस्टमेंट कह रहा था। तो ये इसके 3 नंबर के लिए हो जाएगा। 1 नंबर के लिए डेफिनेशन, 2 नंबर के लिए इसके हमने फीचर्स पढ़ ले। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। 3 एग्जाम्पल इसके हैं और इन्हीं 3 एग्जाम्पल के बेस पर हम इसे जब वो पूछता है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, इन्हीं चीज़ों को उसमें पूछा जाता है। तो अब हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल 3 है। पहला है रिकवरी ऑफ लोन। पहला है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट to cope with the financial crisis. With these loan are recovered, assets are government reduced. तो रिकवरी ऑफ लोन हमारा पहला वो आ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट आ जाता है। सेकंड आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इससे भी गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ती है। बोरोइंग करने से लाइबिलिटीज बढ़ रही है, रिकवरी ऑफ लोन से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ रही है, और एसेट्स कम हो रही है अदर रिसिप्ट से। और अदर रिसिप्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट
across when the government sale of its share of the public sector undertaking और enterprises, पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं उनके जो शेयर्स होते हैं उनको सेल करने को, अगर वो पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स को सेल कर लेता है प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाती है। तो एसेट्स भी कम हो रही है, लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीव। तो ये हमारा पार्ट थर्ड था इस वीडियो का। पार्ट फोर्थ में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। तो इससे एक क्वेश्चन लगभग बनने की पॉसिबिलिटी रोज रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।